स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। यूपी विधानसभा चुनाव के पहले चरण में सियासी दलों का टेस्ट पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही होना है और पश्चिम के रण में परचम लहराने के लिए सभी सियासी दलों ने यहां पर अपनी पूरी ताकत लगा दी है। जहां एक और बीजेपी के बड़े बड़े धुरंधर पश्चिमी यूपी में डेरा डालकर डोर टू डोर अभियान चला रहे हैं, तो फिर वहीं अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के साथ मिलकर जाटलैंड में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सियासी तपिश को बढ़ा रहे हैं। अब पश्चिमी यूपी को किसानों का गढ़ कहा जाता है और इसी क्षेत्र से किसानों के मुद्दे तय हो जाते हैं। इस क्षेत्र में ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण का खेल भी खुलकर खेला जाता है, क्योंकि पिछले 3 चुनावों से पश्चिमी यूपी में भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी विरोधियों को यहां पर चित्त किया है। लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में किसान आंदोलन के कारण इस क्षेत्र में समीकरण बदलने के कयास लग रहे हैं। अब किसानों के मुद्दे को लगाकर या उसको उछालकर अखिलेश यादव दोबारा सत्ता में काबिज होना चाहते हैं और इसलिए जब वो जयंत के साथ मुजफ्फरनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठते हैं तो किसानों के मुद्दे पर जमकर सरकार पर हमला करते हुए नजर आते हैं। साथ ही साथ किसानों के लिए किए गए कई वायदों को भी वो याद करते हैं और कई वादों को वो बताते हैं। पश्चिमी यूपी में गन्ना किसानों के भुगतान पर और इस मुद्दे पर भी सियासत होती है, इसलिए साल 2017 में किसानों के इस मुद्दे को बीजेपी ने जमकर उठाया। अखिलेश ने सरकार बनने के बाद 15 दिन के अंदर अब गन्ना किसानों के भुगतान का वादा किया। अखिलेश यादव ने पहले ही 300 यूनिट फ्री बिजली, सिंचाई के लिए किसानों को फ्री बिजली, युवाओं को लैपटॉप, पेंशन बहाली करने का वादा कर दिया है। अब बीजेपी का भी दावा यह है कि जो वादे उसने 2017 में किए थे उनमें से 95% वादे उसने पूरे किए हैं। तो एक तरफ अखिलेश पश्चिमी यूपी के किसानों के लिए बड़े बड़े वायदे कर रहे हैं, तो साथ ही जयंत चौधरी के साथ मिलकर सरकार बनाने का दावा भी कर रहे हैं। तो आज हम भी इसी मुद्दे पर बहस करेंगे कि यूपी में राजनीति में हमेशा से किसानों और युवाओं को लेकर के दावे तो होते हैं, लेकिन क्या उसे हकीकत में जमीन पर उतारा जा सकता है? आज इस पर सवाल तो बनता है। तो आज सवाल तो बनता है कि शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले मुजफ्फरनगर पहुंचकर आज अखिलेश यादव ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या कहा और क्या क्या वायदे किए हैं, सुनिए। विलंब के लिए आप लोगों से क्षमा मांगता हूं। देरी का कारण मुझे नहीं बताया गया। मैं कई घंटे हेलीकॉप्टर में बैठा था, रिफ्यूल कराना पड़ा, उसके बाद मैं आपके बीच में पहुंचा हूं। मैं धन्यवाद देता हूं जिसकी भी कृपा से मैं आपके पास पहुंचा हूं। भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को कहा कि उनकी आय दोगुनी होगी, फसल समय पर खरीदी जाएगी और भुगतान भी समय पर होगा। और मैं बधाई देना चाहता हूं किसानों को, उनकी ताकत का एहसास दिलाया। लोकतंत्र में किसानों ने एकजुट होकर के और सब कुछ भूल करके एक साथ खड़े होकर के मजबूर किया सरकार को, और सरकार को अंतोगत्वा वो कानून वापस। और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है। किसान भाइयों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि कोई भी ऐसे काले कानून उत्तर प्रदेश में कभी लागू नहीं हो पाएंगे। जो भारतीय जनता पार्टी की नीयत है, जो उनकी मंशा है। समाजवादी पार्टी ने बिजली के क्षेत्र में कहा है कि 300 यूनिट मुफ्त होगी, सिंचाई माफ होगी, एमएसपी की खरीद के लिए जो इंतजाम करने पड़ेंगे सरकारी तौर पर किए जाएंगे। वहीं फार्मर्स के लिए कि उनके गन्ने के भुगतान के लिए उन्हें इंतजार न करना पड़े, 15 दिन इंतजार न करना पड़े। फार्मर्स कॉर्पस फंड, फार्मर्स रिवॉल्विंग फंड बजट से देकर के किसानों का समय पर भुगतान करने का काम भी गठबंधन मिलकर के करेगा। और वहीं मैं इस मौके पर याद दिलाना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी को कि कम से कम अब चुनाव आ गया है, अपना संकल्प पत्र तो पढ़ लें। जो जो वादे किए थे, क्या वादे पूरे हुए हैं? उनका हर वादा जुमला निकला, झूठे विज्ञापन दिए, आज भी आंकड़ों की खिलवाड़ कर रहे हैं। और जब भारतीय जनता पार्टी घिर जाती है तो बुनियादी मुद्दों से हट करके काम करती है। मुझे उम्मीद है कि इस क्षेत्र में हमेशा गंगा जमुनी तहजीब, भाईचारा और आपस में मिलकर के
नकारात्मक सोच को हमेशा नकारा है। इस चुनाव में भी नकारात्मक सोच को नकारने का काम करेंगे और मुझे उम्मीद है कि इस बार ऐतिहासिक जीत होने जा रही है। आरएलडी और समाजवादी पार्टी मिलकर के उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेंगे। तो अखिलेश यादव को आज सुन रहे थे आप। आज मुजफ्फरनगर पहुंचे थे जहां पर उन्होंने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की, साथ में जयंत चौधरी भी उनके मौजूद थे और कई विषय आज यहां पर जब उठाए गए तो उसका जवाब भी आज अखिलेश यादव ने दिया है। लेकिन कुल मिलाकर के चूंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही जो ये चुनाव है उसका आगाज होना है, अब मतदान जब शुरू होगा तो पश्चिम उत्तर प्रदेश से ही पहले चरण का ये जो मतदान है उसकी शुरुआत होगी और यहां पर हमेशा से किसानों की चर्चा होती रही है और तो आज किसान के मुद्दों को भी अखिलेश यादव ने यहां पर जमकर उठाया है। लेकिन अब किसानों के जो हित की आज बात हुई है उससे मतदाताओं पर इसका क्या असर पड़ेगा और जो कवायद हम लोग लगातार पश्चिम उत्तर प्रदेश में सभी सियासी पार्टियों की देख रहे हैं उसमें जनता के बीच में अपनी पहुंच को कौन पार्टी बना पाएगी, किस पार्टी के ऊपर इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोगों का भरोसा होगा और जाट लैंड की जो सियासत है वो इस बार उत्तर प्रदेश के इन विधानसभा चुनावों में किस करवट बैठेगी, ये देखना उससे भी ज्यादा दिलचस्प होगा क्योंकि समाजवादी पार्टी और आरएलडी दोनों मिलकर इस बार गठबंधन के तौर पर अपने प्रत्याशियों के साथ चुनावी मैदान में हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोशिश ये हो रही है कि लगातार सभी को अपने पक्ष में किया जाए और इसलिए आपने देखा कि अमित शाह ने भी जाट नेताओं को बुलावा देकर के उनके साथ एक बैठक की है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर कई दिन तक अमित शाह लगातार डोर टू डोर कैंपेन करते रहे और अभी भी बीजेपी के कई नेताओं की मौजूदगी पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर है। तो कुल मिलाकर के पश्चिम उत्तर प्रदेश का ये जो चुनाव है पहले फेज का, ये बहुत महत्वपूर्ण है और यहीं से जो पूरी फिजा है, जो सियासी फिजा है वो तय हो जाती है कि किस रुख की ओर या किस करवट इस बार उत्तर प्रदेश का विधानसभा का चुनाव रहेगा। और इसलिए सभी पार्टियां अपनी अपनी रणनीति के साथ चुनावी मैदान में हैं। वायदे चुनाव से पहले खूब होते हैं लेकिन इन वायदों पर जनता कौन और किस तरह से भरोसा करती है ये उससे भी अहम होता है क्योंकि हर बार चुनावों के अंदर आप देखते हैं कि वायदे खूब होते हैं, जनता जिस मुद्दे के साथ या जिन वायदों के पास जाती है वो भी देखना उससे ही अहम होता है कि आखिर वो भरोसा किस आधार पर कर रही है। क्योंकि अब इस समय मौजूदा वक्त में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इसलिए उन्होंने जो वायदे 2017 में किए उनमें से उन्होंने कितने पूरे किए ये सवाल भी उनसे जरूर पूछा जाएगा और वो पार्टियां भी पूछ रही हैं, विपक्षी पार्टियां भी पूछ रही हैं और उसका जवाब वो जनता को देते हुए अगली बार के चुनावों के लिए यानी कि इस बार के विधानसभा चुनावों के लिए उनको कैसे आश्वस्त कर पाते हैं, ये एक चुनौती भारतीय जनता पार्टी के सामने है। और साथ ही साथ अब चूंकि किसान आंदोलन, तमाम ऐसे अहम मुद्दे इस बीच रहे हैं इसलिए पश्चिम उत्तर प्रदेश की जो सियासत है वो इस बार जुड़ी हुई नजर आ रही है। लेकिन अब देखना यह है कि इससे आगे बढ़ते हुए ये तमाम पार्टियां जो वायदे कर रही हैं उस पर जनता भरोसा कितना कर पाती है, आज इसी पर हम भी चर्चा करते हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनका परिचय आपके साथ करवा देते हैं। गौरव महेश्वरी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। गौरव महेश्वरी जी बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। डॉक्टर अभिषेक राय जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। डॉक्टर अभिषेक राय जी आपका भी बहुत स्वागत है इस चर्चा में। रोहित अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता है आरएलडी के। रोहित अग्रवाल जी आपका भी स्वागत है इस चर्चा में। कुलभूषण त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। कुलभूषण त्रिपाठी जी आपका भी इस चर्चा में स्वागत है। सबसे पहले गौरव महेश्वरी जी मैं आपके ही पास आता हूं और आपसे इस चर्चा की मैं शुरुआत करूंगा। किस प्रकार से देखा जाए, चूंकि आज हम लोगों ने देखा कि जयंत चौधरी और इसके अलावा समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव दोनों ने मिलकर के एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें कई अहम विषयों को उठाया और खासतौर से किसानों का जिक्र आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ है। आपका पहला रिएक्शन मैं इस पर चाहता हूं, जो बातें आज अखिलेश यादव जी की तरफ से कही गई। देखिए, जब भी अखिलेश यादव जी किसानों के ऊपर बात करते हैं तो बड़ी हंसी आती है क्योंकि यही जब अखिलेश यादव जी की सरकार थी तो इन भोले भाले किसानों की जमीन इनके गुंडे माफिया पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, गुंडे माफिया के रूप में काम कर रहे थे, वो इन्हीं भोले भाले किसानों की जमीन कब्जा कर लेते थे। अवैध तमंचे के बल पर इनकी जमीनों को अपने पक्ष में कर लिया करते थे, धमकाते थे और यही किसानों को अखिलेश यादव जी अपने समय में प्रॉपरली भुगतान नहीं कर पाए, समय से भुगतान नहीं कर पाए। आज वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाकर चुनाव के टाइम में बैठते हैं और कहते हैं कि आने वाले समय में टाइम से भुगतान होगा, हम पूरा किसानों का ध्यान रखेंगे। अरे भैया, जब आपके पास 5 साल की सरकार थी तब तो आपने किसानों का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा, तब तो आप सैफई के नाच में मस्त रहे, तब तो आप प्रदेश के अंदर पूरा गुंडा माफियाओं को बढ़ाने में आपने योगदान दिया पूरा। और हमको तो वो भी समय याद है ना, मुजफ्फरनगर में जिस तरीके से इन्होंने हिंदू मुसलमान झगड़े कराए, 400 से ऊपर रिकॉर्डेड कम्युनल राइट से पूरे उत्तर प्रदेश को गुंडा राज माफिया राज में इन्होंने धकेल दिया। आज वो जाकर किसानों के हितैषी बन रहे हैं। तो मैं अखिलेश यादव जी से कहूंगा कि ये किसानों का हितैषी बनना कम कर दीजिए। जब 5 साल मौका मिला और उससे पूर्व में 4-4 टर्म आपके परिवार को मौका मिला उत्तर प्रदेश में सरकार चलाने का, तब आप लोग किसान का कुछ नहीं कर पाए। तो इस आने वाले समय में आप लोग किसान भाइयों का क्या करेंगे वो सारे किसान भाई जानते हैं। डॉक्टर अभिषेक राय जी जवाब दीजिए।
देखिए आयुष भाई, बहुत क्लियर है भारतीय जनता पार्टी चुनाव कहां लड़ रही है। अभी भी ये 12 से 17 के फेज से निकल नहीं पाए। 5 साल सरकार इन्होंने चलाई, जनता इनसे सवाल पूछ रहे है, समाजवादी पार्टी से सवाल पूछ रहे हैं। सबसे बड़ा हास्यास्पद बयान तो भाजपा के प्रवक्ता का यही है कि भाई चुनाव ना 17 से 22 के काम पे हो रहा है, आपने जो काम किए नहीं तो आप बता पाओगे नहीं। 700 किसान शहीद हो गए, उसके ऊपर आप बात नहीं करोगे। महंगाई 2014 में डायन होती थी, उसके ऊपर आप बात नहीं करोगे। गरीबों की थाली से निवाला छीनने वाली ये सरकार क्या बात करेगी? इनके प्रवक्ता क्या बात करेंगे? 378 दिन वो किसान वहां बैठे रहे और 3 काले कानून इनके प्रवक्ता, नेता, मंत्री सब लोग समझाते रहे उसके फायदे। एक दिन जब लगा माननीय प्रधानमंत्री जी को रिपोर्ट आई कि साहब चुनाव हार रहे हैं, तो आते हैं, माफी मांग लेते हैं, बिना बहस के संसद में कानून भी वापस हो जाता है। जिस तरह बिना बहस के उस कानून को पास कराया था, जनता सब देख रही है। इन लोगों ने किसानों को क्या दिया? आय दुगनी करने की बात करते थे, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नहीं, एमएसपी को हम स्टैंडिंग काउंसिल में दे देंगे। यानी माननीय प्रधानमंत्री जी ने मान लिया कि एमएसपी नहीं मिलती थी, तो आय कहां से दुगनी हो गई? इन्होंने लागत दुगनी कर दी। महंगाई आप देख रहे हैं कहां पे, डीजल पेट्रोल महंगा कर दिया। आप बताएं, डीएपी मिलती नहीं, खाद के दाम दुगने हो गए, और किसानों की बात करते हैं। बड़ी बात होती है। कहते हैं ना, इनके विधायकों को पश्चिम उत्तर प्रदेश में घुसने नहीं दिया जा रहा। अभी बागपत की घटना ले ले, माननीय रक्षा मंत्री जी जा रहे थे, उन्हें प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा क्योंकि एलआईयू ने बताया कि साहब जिस तरह से आपके विधायकों के साथ हो रहा है उस तरह आपके साथ भी हो सकता है। माननीय राजनाथ सिंह जी को बोलना पड़ा, नहीं ये गलत हो रहा है, इस तरह से नहीं होना चाहिए, लोकतंत्र है, हमें गांव में घुसने दीजिए, वोट भले मत दीजिएगा। तो ये जनता सब जानती है। इनके जो कहते हैं ना झूठे वादे, 5 साल में इनके पास गिनाने को काम नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी का पिछले 3 महीने बिजली घर उन्होंने बनाए, 5 बिजली घर अगर उन्होंने बनाए तो उसका नाम ले ले। कितनी पावर ट्रांसमिशन लाइन लगाई ये बता ले। जब प्रयागराज में बच्चे जाते हैं नौकरी मांगने, इनकी पुलिस घर से निकाल के दौड़ा दौड़ा मारती है, दौड़ा दौड़ा बच्चों को पीसती है। हम लैपटॉप बांटते थे, ये लाठियां बांटते हैं। 59,000 शिक्षक आप देख ही रहे। जब इनका मन किसानों को इन सब करने के बावजूद भी नहीं भरा, तो इनके गृह राज्य मंत्री ने भड़काऊ बयान दिया, एसआईटी की रिपोर्ट में आया, और उनके बेटे ने किसानों के ऊपर थार चढ़ा दी, रौंद दिया किसानों को साथ। और ये किस मुंह से जाएंगे? सारी जगह का उन्नाव का वीडियो इनके बीजेपी को थप्पड़ मारते हुए, प्रतापगढ़ का वीडियो इनके दौड़ाते हुए सांसद को पीटते हुए, सिराथू का वीडियो है जहां से माननीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब हैं, वहां से उनको महिलाएं घुसने नहीं दे रही हैं, दरवाजा बंद करके किस तरह का शब्द इस्तेमाल कर रही माननीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर के साथ। भैया सबको पता है, अब इनके पास बताने को कुछ नहीं है। मुद्दे की राजनीति नहीं करना चाहते, जनता हिसाब मांग रही है, हिसाब ये दे नहीं पाएंगे। हम कहते हैं ना कि हमने जब कहा कि हम सिंचाई का बिल माफ करेंगे, 300 यूनिट बिजली हम फ्री देंगे, इनके पेट में दर्द होने लगा। तो इन्होंने क्या किया भैया, आप कहा कि हम सिंचाई का बिल हाफ कर देंगे, तो 4.5 साल आपने जो वसूला है गरीब किसानों से कोरोना काल में भी, क्या उसको आप खाते में भिजवाओगे? हर गरीब किसान को, हर इंसान को आप भिजवाओगे? उत्तर प्रदेश की जनता को भिजवाओगे? नहीं कर पाओगे साहब। क्योंकि कहते हैं ना, नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है, और इन लोग को एकदम पता है। चलिए ठीक है अभिषेक जी, अब इसके लिए तो हम सब इंतजार कर रहे हैं ना, और इंतजार खाली इस बात का है, अब देखते हैं कि 10 तारीख को जो बातें आज यहां पर कही जा रही है उस पर जनता एड्रेस कैसे कर रही है। रोहित अग्रवाल जी, आपका भी एक रिएक्शन चाहता हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से नैतिकता खो चुकी है। अब देखिए, यहाँ प्रवक्ता बैठ के कह रहे हैं कि साहब अखिलेश जी नहीं बात करेंगे। अरे भैया, अखिलेश जी और जयंत जी नहीं बात करेंगे तो आप बात करोगे? 700 किसान शहीद हो गए, तब तो आपने किसानों से बात की नहीं। अब आप किसानों की क्या बात करने की बात कर रहे हो? आपके गृह राज्य मंत्री टेनी जी का बेटा किसानों को रौंद रहा है, कुचल रहा है, तब आपके मुंह से आवाज निकली नहीं। अब आप बात कर रहे हो किसानों की, अब आप किसानों की हितैषी बन के बैठ गए हो। जब वोट की चोट लगी ना, असल में हुआ गया, 5 साल पहले जब सरकार बनी थी तो इन्होंने समझ लिया था कि अब तो ये परमानेंट कुर्सी है, ये इनको राजगद्दी दी गई है और उसके ऊपर इनको सुशोभित कर दिया गया है। अब ये राज इनका हो गया है, अब ये मालिक हो गए इस राज के। तो ये जनता के सरोकार की जगह अपना सरोकार देखने में लगे हुए थे 5 साल। अब 5 साल बाद इनको समझ में आया, अरे भैया अब तो ये राजगद्दी चली जाएगी, अब तो कोई वोट देने वाला नहीं, अब तो हमारा राजपाट चला जाएगा, अब तो विपक्ष में वापस बैठना पड़ेगा। जिस तरीके से जनता ने इनको 70 साल तक विपक्ष में रखा था, तब इनको याद आया कि भैया अब तो चलो किसान की बात करूं। अब करेंगे, अब 5 साल कोई काम तो किया नहीं, तो मुद्दे तो गिनवा नहीं पाएंगे ये। अब इन्होंने करना क्या शुरू किया, सब हिंदू मुसलमान करो, वहां पे जाट करो,
सैनी करो, गुर्जर करो। अरे भैया क्या मतलब हिंदुस्तान के संविधान में कहीं पे लिखा है क्या जातिगत समागम करने के लिए? आप तो पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं कि आप जातिगत समागम करते हैं, जात के नाम पे राजनीति करते हैं, धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं। अब आप मुद्दों की राजनीति तो कर ही नहीं पाएंगे ना, क्योंकि 5 साल में कोई काम किया हो तब तो आप मुद्दे गिनवाएंगे। अब स्थिति इनकी ये हो गई, इनके प्रवक्ताओं की भी स्थिति ये हो गई है कि एक आध बार चैनल पे आएंगे, उसका फिर आना बंद कर देते हैं, क्योंकि इनको पता है कहां तक झूठ बोले। ये भी तो बेचारे हमारी ही विचारधाराओं से आते हैं, जो छोड़ छोड़ के बीजेपी में गए हैं। अब इनको समझ में नहीं आ रहा कि अब हम कहां तक झूठ बोले, तो ये झूठ बोल पाने में भी असमर्थ हो चुके हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी अब पूरी तरीके से हताश हो चुकी है। उसको पता है कि अब जो राजगद्दी समझी थी इन्होंने, वो असल में जनता की सेवा के लिए मिली थी। अब हमने सेवा तो की नहीं है, अब जनता दोबारा हमको इस राजगद्दी पे तो बैठाने वाली नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी हताशा वाली बात करती है और धर्म के नाम पे पोलराइज करने की कोशिश कर रही है। नाकाम कोशिश मैं उसको कहूंगा, क्योंकि जनता पूरी तरीके से समझ चुकी है अब हिंदू मुसलमान के झगड़े में फंसने वाली नहीं है। अब राष्ट्रवाद की जो झूठी परिभाषा भारतीय जनता पार्टी उनको समझाती है, उसमें फंसने वाली नहीं है। मतलब इनको तो ये भी शर्म नहीं आती कि विपक्षी दलों को ये राष्ट्र ये कह देते हैं कि साहब देशद्रोही हैं। अरे हम नहीं कह सकते, हम नहीं कह पाएंगे भारतीय जनता पार्टी वाले देशद्रोही। हम तो कहेंगे भैया हाँ ठीक है, राष्ट्रभक्त वो भी हैं और हम भी हैं। एक राष्ट्र के अंदर रह के आप इस तरीके की भाषा का कैसे प्रयोग कर सकते हो, मैं तो आज तक यही नहीं समझ पाया। इसी को समझने में मैं नाकाम रहा हूं कि भैया हम विपक्ष में भले ही हैं, हमारी विचारधारा में हमारा में के अलग अलग हो सकती हैं, हमारा मनभेद हो सकता है, पर ये मतभेद कहां से आपने पैदा कर दिए? आप कैसे ये इस तरीके के शब्दों का प्रयोग कर लेते हो? तो देखिए भारतीय जनता पार्टी अपना बोरिया बिस्तर समेट चुकी है पूरी तरीके से। इसीलिए इन्होंने जो 5 किलो अनाज दे रहे थे 94 रुपए का, उसके साथ एक 150 रुपए का झोला दिया था, क्योंकि इनको पता था अब जनता इसी झोले को भर के हमको वापस भेज देगी। तो अब इनको जनता इसी झोले को भर के इनको वापस भेजने का काम करना शुरू कर चुकी है। अब भारतीय जनता पार्टी को किसी भी तरीके से कहीं भी कोई स्पेस नहीं मिल रही है। स्थिति ये है कि ये जनता के बीच में नहीं जा पा रहे हैं। ये बड़ा शर्मनाक है कि 2017 में जिस जनता ने आपको प्रचंड बहुमत की सरकार दी हो, उस जनता के बीच में आप अगर ना जा पाओ, वो जनता अगर आपका विरोध कर रही है, आपको डंडे मार रही है, आपके कुर्ते फाड़ रही है, तो इससे ज्यादा शर्मनाक नहीं हो सकता है आपके लिए कोई। क्योंकि एक प्रचंड बहुमत के बाद आपको कम से कम जनता का सरोकार अगर आपने 10% भी देख लिया होता, तो शायद आज आपकी ये दशा ना होती। तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से नैतिकता खो चुकी है, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से ग्राउंड खो चुकी है। अब मैं तो ये मानता हूं कि ये विपक्ष में अभी से आ चुके हैं, क्योंकि अब जनता को इनके ऊपर कोई विश्वास नहीं रह गया। जनता मान ही नहीं रही है कि हमारे पास कुलभूषण जी, देखिए एक तरफ समाजवादी पार्टी और आरएलडी किसानों की बात कर रही है, मौजूदा सरकार ये कह रही है कि हमने जो किया हम तो उसके आधार पर जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी, क्या किसान आपको लग रहा है कि आपके ऊपर भरोसा करेगा? क्योंकि यहां तो सब दावे कर रहे हैं कि भाई ये सत्ता में वापस आने वाले हैं। कुलभूषण जी। आयुष जी, आप सही प्रश्न पूछ रहे हैं, लेकिन मैं ये पूछता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी जाके अभी तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कैराना कर रही थी, आज अचानक उसको किसान की याद क्यों आ गई? क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार किसानों का मुद्दा उठा रही है और जो 1 साल से किसान घेर के दिल्ली को बैठे थे, कांग्रेस पार्टी के हमारे नेता राहुल जी ने पहले ही कहा कि सरकार को बिल वापस लेने पड़ेंगे, क्योंकि ये सोच ही नहीं है, नियत ही नहीं है, इनकी नीति ही नहीं है कि किसी के लिए कुछ अच्छा किया जाए। इसलिए वो बिल इन्होंने वापस लिए। बिल लेने के बाद इनको लगा कि शायद इससे डैमेज कंट्रोल हो जाए, किसान हमारे साथ आ जाएगा। लेकिन किसान को पता है कि आपने एक वादा किया था कि 2022 में आमदनी दोगुनी हो जाएगी। आमदनी तो दोगुनी नहीं हुई, लेकिन दर्द 100 गुना हो गया किसानों का। आज किसानों के परिवार की यह स्थिति है कि 27 रुपए प्रतिदिन कमाई है किसान की एवरेज, और कर्ज 74,000 प्रति किसान परिवार है। ऐसे समय में जो जुमले दिए थे, जो वादे किए थे, वो पूरी तरह से झूठे हैं। और आपको पता है कि यहाँ वोट नहीं मिलेगा, इसलिए आप ध्रुवीकरण करेंगे, इसीलिए समीकरण सेट करेंगे। अभी आपने देखा भारतीय जनता पार्टी ने कुछ दिन पहले जाटों का एक सम्मेलन किया। जाट नेताओं के साथ अमित शाह साहब आके बात करेंगे, जो कि तथाकथित चाणक्य हैं। उन चाणक्य से मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसी क्या स्थिति हुई कि देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, देश के रक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आचार संहिता लागू होने से पहले सरकारी पैसे से सारी रैलियां कर चुके, हर जगह जा चुके, उसके बाद भी डोर टू डोर जाने के लिए मजबूर हैं। उनको समझ में आ गया है। इसीलिए अभी कुछ दिन पहले उन्होंने तरह तरह के अपने प्रलोभन देने शुरू किए, अपने तथाकथित जाट नेताओं को जमीन पर उतारा। लेकिन वो कहीं जाट नेता नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एक तरह से रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं। सिर्फ एक आदमी ने
किसान नेता होते हुए, भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए आवाज उठाई थी, वो थे आदरणीय माननीय सत्यपाल मलिक साहब। लेकिन इस चुनाव में वो नहीं दिखाई देंगे, चूंकि इन्हें पता है कि वो आएंगे तो वो यही कहेंगे कि किसानों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने गलत किया। और जैसा कि उनके वीडियो ऑडियो जारी हुए जिसमें उन्होंने कहा कि किसान के साथ ये पार्टी गलत कर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश के किसानों के साथ छलावा कर चुकी है। पंजाब का किसान ये बात जानता है, उत्तर प्रदेश का किसान जानता है, हरियाणा का किसान जानता है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां प्रथम चरण का चुनाव हो रहा है वहां चाहे ये जो भी कर ले, न तो इस बार जाट और मुस्लिम का कोई ध्रुवीकरण होगा। बड़ा आश्चर्य होता है, भारतीय जनता पार्टी अभी हिंदू मुस्लिम का ध्रुवीकरण भूषण जी, वो ध्रुवीकरण होगा या नहीं होगा वो तो हम चुनाव में देखेंगे, लेकिन मुझे बताइए कि किसान तो आपने बता दिया कि इन्होंने किया नहीं तो वो नाराज है, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी के पास क्यों जाएगा, इसका कोई आधार है आपके पास? बिल्कुल, इसके लिए हमने अपना एक 8 पेजों का घोषणा पत्र जारी किया और जिसमें बताया है कि कांग्रेस पार्टी का क्या विजन है, किसानों के लिए हम क्या सोच के आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जमीन आयुष जी सबसे उर्वर जमीन है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि सोना उगलने वाली जमीन है। यहाँ पे अगर जो सरकार की नीतियां ठीक हो, कर की व्यवस्था ठीक हो, किसान को साहूकार के चुंगल से बचाया जाए और प्राइवेट कंपनियों का मनमाना दोषारोपण यहाँ खत्म किया जाए। हम याद करते हैं आदरणीय हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को, जिन्होंने हरित क्रांति यहाँ करके दिखाई। उन्होंने ऐसा एक प्रयोग किया जिससे आज पश्चिम का किसान अपने को मजबूत पाता है। लेकिन जब से 2014 से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई, इसने जान के किसान को टारगेट करना शुरू किया। ये पूंजीपतियों की सरकार है, पूंजीपति ठीक है कुलभूषण जी, लेकिन लाभ दिलाने के लिए। कुलभूषण जी, सवाल मेरा अभी भी वही है कि आपके पास क्यों जाएगा भाई? अभी आरएलडी और सपा का एक गठबंधन और उनके प्रत्याशी है ना वहां पर ऑप्शन के तौर पर, अगर उनकी नाराजगी है भारतीय जनता पार्टी से तो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी जिस तरह के अपने एजेंडे लेकर आ रही है कि हम जाट और मुस्लिम गठजोड़ कर लेंगे, जाट मुस्लिम यादव गठजोड़ कर लेंगे, भारतीय जनता पार्टी जाटों को एक तरफ कर लेगी और हिंदू के नाम पर वोट ले आएगी, कैराना का मुद्दा बना लाएगी, पलायन मुद्दा होगा। ऐसे समय में मैं पूछता हूं, जो आज महंगाई है, क्या वो जाटों के यहाँ अलग है, मुस्लिमों के यहाँ अलग है और हिंदुओं के यहाँ अलग है? हर घर में बेरोजगारी की समस्या है, हर घर में महंगाई की समस्या है, किसानों के दर्द हर घर पे वही है। तो इसलिए जाति और धर्म में न बांटते हुए अकेली कांग्रेस पार्टी ऐसी है जो किसानों के मुद्दे की बात कर रही है। हमने अपनी प्रतिज्ञाओं में आदरणीय प्रियंका जी ने कहा, देवेंद्र जी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, देवेंद्र तिवारी जी किसान नेता है। चलिए ठीक है, मैं उनसे ही समझ लेता हूं। देवेंद्र जी 1 मिनट, 2500 रुपए धान और गेहूं का हम मूल्य देंगे, गन्ना किसान को 400 रुपए देंगे और छत्तीसगढ़ में हम दे रहे हैं। आदरणीय भूपेश बघेल जी लखनऊ में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए। देवेंद्र तिवारी जी, किसानों की बात तो खूब होती है, हर चुनावों में होती है, चाहे विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, लेकिन किसानों को जो लेकर के बातें कही जाती हैं, असल में क्या आपको लगता है कोई पार्टी सिंसियरली सत्ता में आने के बाद उस विषय में सोचती भी है? आपका एक रिएक्शन चाहता हूं मैं इस पर। मैं 10 से 12 दिन आपको बता रहा हूं, 10 तारीख तक ये सब लोग बहुत हितैषी हैं। उसके बाद ये सभी लोग, क्योंकि सभी लोग पूर्व में सरकारों में रह चुके हैं, किसी ने भी सरकार ने किसानों के हित का काम नहीं किया है। अब आने के बड़े बड़े दावे करेंगे। पहली बार ऐसा हम हो रहा है कि इतने समय में किसानों को जो 6000 रुपए मिल रहा है वो पहली बार हुआ है। अब कोई कहेगा बिल माफ करेंगे। मैं सबसे पहले आपके टीवी माध्यम से कहना चाहता हूं कि घोषणा पत्र जो ये लोग जारी करते हैं उनको एकदम एफिडेविट के साथ किया जाए कि अगर न करें तो इन पार्टियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। और ये घोषणा पत्र में जो लिखते हैं वो पार्टी फंड से जब किया जाए, ना कि हम लोगों के टैक्स के पैसे को हवा में इस तरह उड़ाया जाए। किसानों का गन्ना का जहां तक बात है, पूर्ववर्ती सरकार तो इन लोगों की थी, क्यों नहीं किया? इससे पहले कांग्रेस इतने सालों से थी। तो ये सभी किसानों के साथ सिर्फ छलावा करते हैं। अभी सब लोग एकदम आंखों पे बिठा के घूम रहे किसान को, और जैसे ही चुनाव निकल जाएगा कोई व्यक्ति किसान की तरफ मुड़ के नहीं देखता है और ना कोई बात करेगा। इतना लंबे समय से जो कर्ज में डूबा हुआ है किसान, उनको अब याद आ रहा है कि कर्ज कैसे खत्म हो। चुनाव से पहले कोई क्षेत्र में गया, अब इस टाइम बड़े बड़े नेता क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं सभी पार्टियों के, कोई जहाज से, कोई किसी नहीं। तो देवेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप तो किसान नेता है ना, मुझे ये बताइए, ठीक है भारतीय जनता पार्टी से नाराजगी है तो फिर ऑप्शन तो कोई तो चुनेंगे ना आप भाई, किस पर भरोसा करेंगे? तो वादे तो कर रहे हैं ये लोग, अगर नाराजगी है तो कौन है ऑप्शन के तौर पर किसानों के लिए? मैं बता रहा हूं, इन सबसे बेहतर इस समय कानून वापसी के बाद विकल्प में किसान जो है बीजेपी को मान रहा है
और बीजेपी द्वारा जो ऑनलाइन सुविधाएं दी जा रही हैं किसानों को, उनसे वो लोग खुश हो रहे हैं। और कुछ हमें भी हंस लीजिए आप, जो भी हंसना है, लेकिन जमीनी बात कर रहा हूं कि कुछ अराजक तत्व इस तरह के हैं जो अन्य लोगों को घुसने में चुनाव के टाइम। चलिए अब देवेंद्र जी, मुझे लगता है कि आप पे ये भी आरोप लगेगा कि आप भारतीय जनता पार्टी के साथ मिले हुए हैं, या कौन से किसान नेता हैं, ये भी अभी प्रश्न उठेगा, या अभी ये प्रश्न उठेगा इसी चर्चा में, मुझे पता है। लेकिन माहेश्वरी जी, मैं आपके पास आता हूँ, आरोप बहुत लगे आपके ऊपर। मैं एकदम साफ बताना चाहता हूँ कि ये हकीकत है कि चुनाव में हर व्यक्ति का जाने का, रोकने का कोई मतलब नहीं है। सब वोट मांगने का अधिकार है, वोट टू राइट। ये लोग भी नहीं गए हैं कभी क्षेत्र में, अब चुनाव में जो जा रहे हैं, जिसको टिकट मिला उनकी लिस्ट निकलवा लीजिए, कितना क्षेत्र में काम किया है, कोविड में कौन कौन बाहर रहा, किसने किसान का काम किया। लेकिन इस टाइम हर व्यक्ति किसान का बहुत हितैषी है। ठीक है, गौरव माहेश्वरी जी जवाब दीजिए। देखिए, ऐसा है कि जब भी डिबेट होती है तो जो सपा के और कांग्रेस के प्रवक्ता है सीधे सीधे आरोप लगाते हैं कि काम के ऊपर बात नहीं हो रही है, धर्म के ऊपर बात हो रही है। मैं अब काम पे आता हूं। योगी सरकार बनती है, 36,000 करोड़ रुपए किसानों का कर्जा माफी की जाती है। सपा बसपा के शासनकाल में जितना भुगतान गन्ना किसानों को मिलाकर 10 साल में हुआ था, उससे ज्यादा भुगतान 4.5 साल के अंदर योगी सरकार ने करके दिखा दिया। 1,56,000 करोड़ रुपए का भुगतान योगी सरकार ने करके दिखा दिया है। 16,000 करोड़ का बकाया वो कब करेंगे आप? नहीं, अब मेरी बात सुन लीजिए, आप बीच में मत बोलिए। आप वादा करके करेंगे तो इसी तरीके से बदतमीजी करूंगा। ये बदतमीजी अपनी पार्टी ऑफिस में जाके करिए। बदतमीजों की पार्टी आप नहीं हो रही गौरव महेश्वरी जी। नहीं तो पहले मेरी बात पूरी होने दीजिए, फिर अपनी बात रखिएगा। 14 दिन में याद दिला रहा हूँ, 14 दिन में किसानों की बात कर बीच में बिल्कुल नहीं बोला था। 16,000 करोड़। चलिए ठीक है, रोहित अग्रवाल जी भाई सुन लीजिए, देखिए एक एक करके बोले तो बेहतर है, एक एक करके बोले तो बेहतर। जवाब तो दे। 14 दिन में गन्ना किसानों को ठीक है रोहित अग्रवाल जी भाई, मैं आपको समय दूंगा, आराम से जवाब दीजिएगा ना, पहले अभी उनकी बात को कंप्लीट तो होने देना। बीच में टोका टीका टिप्पणी, अब आपकी बात में अगर गौरव माहेश्वरी जी बोलेंगे तो आपकी बात भी नहीं समझ में आएगी ना, इसलिए एक एक करके 16,000 करोड़ रुपए गन्ना किसान का कब दोगे? गन्ना किसान की काम पे बात नहीं हो रही है, और जब काम पे बात होती है तो बीच में डिस्टर्ब करते हैं। काम की तो काम ही तो पूछ रहे हैं। 16,000 भैया चुप रहो ना, तब तो सुन पाओगे। चुप रहो तब तो सुन 16,000 करोड़ रुपए, उसका जवाब दो ना। 14 दिन में चुप रहोगे तभी तो सुन पाओगे। चुप रहो तभी तो सुन पाओगे। कब दोगे? पहले चुप रहोगे तभी तो सुन पाओगे। अरे तो बताओ ना, बताओ ना। तो सुनिए ना, पहले अपना मुंह बंद करिए, या तो इनकी वॉइस बंद करे। किसान का मुंह है भैया, ये किसान की आवाज है। अरे ठीक है रोहित अग्रवाल जी भाई, सुन लीजिए रोहित अग्रवाल जी, 14 दिन में कहा था, 13 दिन में कहा था, उसका जवाब तो सुनेंगे ना रोहित जी, सुनेंगे जवाब, सुनेंगे या सवाल पूछते रहेंगे? जवाब सुनिए, थोड़ा धैर्य रखिए। गौरव माहेश्वरी जी देखिए, मेरा आपसे निवेदन है कि 2 मिनट में मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूं, ये बीच में मेरे को इंटरप्ट ना करें। उसके बाद जितनी भी सवाल जवाब करना है करें, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, 10-10 हजार करोड़ रुपए इनकी सरकार में बकाया था जो ये लोग भुगतान नहीं कर पाए। हमने अपने किसान भाइयों का भुगतान किया, गन्ना किसानों का भुगतान किया, प्लस इनका जो 10,000 करोड़ रुपए बकाया था वो भी भुगतान किया। और 16,000 करोड़ अपना छोड़ के जा रहे हो, वो कौन भुगतान करेगा? सुनिए, फिर बीच में बोल यार, ये अपने पार्टी ऑफिस पे करना, ये तुम लोग क्या चलता है? ये नहीं चलता है टीवी डिबेट में जो क्या होता है। 16,000 करोड़ तो बताओ ना। अरे भाई, ये अपने पार्टी ऑफिस पे 16,000 करोड़ का बात दोगे, ये बताओ। जब इनका टाइम आएगा बकाया वो बताओ ना। 10,000 करोड़ हमारा दे दिया, जैसे ही ये बोलेंगे, अपना कब जैसे ही ये बोलेंगे तो मैं इसी तरीके से डिस्कस करूंगा डिबेट में। जब इनका टर्न आएगा तो जा रहे हो, अब तो जा रहे हो। 16,000 करोड़ कब दोगे, ये तो बताओ। की बात सुन ही नहीं सकते हो। अरे भाई, बात एक दूसरे की सुनने दो। क्या कौन बता रहा है तो बोल नहीं, अब तो जवाब तो दे दो भैया। 16,000 करोड़ कब दोगे? जब अपना टर्न आए सवाल पूछना, उसके जब मेरा जवाब का टर्न आएगा जवाब दूंगा। लेकिन अभी मैं बोल रहा हूँ, मेरे को समय दिया गया तो बीच में डिस्टर्ब मत करो। आप राजशाही है आपकी, क्या सवाल नहीं पूछ सकता विपक्ष? रोहित जी आपने सवाल पूछ लिया, लेकिन ये चर्चा को केवल डिस्टर्ब करना है और कुछ नहीं। देखिए, अब आपने पूछ लिया 16,000 करोड़ छोड़ के कब जा रहे हैं, उसका जवाब देंगे तो ठीक है, नहीं देंगे तो आप फिर पूछिएगा। लेकिन एक सेकंड भाई, उनकी बात तो कंप्लीट होने देंगे। रोहित जी, उनकी बात पहले कंप्लीट होने दीजिए। रोहित जी की बात कंप्लीट होने दीजिए। भाग आप रहे हैं। जब 16,000 करोड़ का अच्छा, 16,000 करोड़ रुपए का भुगतान करोगे, बिजली के ऊपर मैं आपको बताता हूं कि अखिलेश यादव जी की सरकार थी, बिजली विभाग उन्होंने अपने पास रखा हुआ था और उन्होंने लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट किए 5 रुपए 14 पैसे से लेकर 11 रुपए 9 पैसे में।
सबसे महंगी बिजली कोई खरीदता है उत्तर प्रदेश में, अखिलेश यादव जी खरीदते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, हमने कैपिंग करके ₹2.98 से ₹4.19 के बीच में पीपी एग्रीमेंट। सफेद झूठ है, सफेद झूठ है आयुष जी, ऑब्जेक्शन है, गूगल सर्च कर लीजिए, सफेद झूठ है, ये सफेद झूठ है गौरव जी, कोई झूठ नहीं है। आप इतना सफेद झूठ मत बोलिए, मैं बिल्कुल बता रहा हूँ, ये ₹6 सफेद झूठ है, दुनिया जान रही है। ये ₹6 का बीच का जो रुपया था, ये अखिलेश यादव की जेब में जा रहा था या कहां जा रहा था? इनके प्रवक्ता बताने की कृपा करें। दूसरी बात मैं बताता हूं, अभी जवाब देता हूं। आज 45 लाख लोगों को उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान मिलता है। 8.5 करोड़ लोगों को हम बिजली। झूठा आंकड़ा है, इसका कोई धरातल पर झूठा आंकड़ा है, सब झूठ बोल रहे हैं। कोई बात नहीं, आप ना मानो तो कोई बात नहीं, आप ना मानो तो कोई बात नहीं। पूरी तरह से झूठा आंकड़ा है, कोई धरातल पर सच नहीं है। मशीन नहीं है, इनको झूठ बोलने के लिए क्यों झूठे आंकड़े? आप डाटा कहां पर पुट कर रहे हो? डाटा कहां पर पुट कर रहे हो? मैं आपको डाटा पुट कर रहा हूं, ये वो डाटा है जो उत्तर प्रदेश बिजली बोर्ड ने रिलीज जारी की हुई है। आप जैसे लोग क्या बताएंगे? आप जैसे लोग क्या बताएंगे? आप लोग आपस में बहस ही करते रहे किसानों को लेकर, कि जनता बताएगी जो पैसे दे रही है। आप लोगों द्वारा जो घोषणा पत्र दिए जा रहे हैं उनका क्या सच्चाई समझी जाए? समस्या किसानों की समस्या तो पूछ रहा हूँ, 16,000 करोड़ रुपए कब देंगे ये बताएं। नहीं, पहले तो कहते थे कि काम पे बात नहीं हो रही, अब जब मैं काम के आंकड़े बता रहा हूँ तो इतनी परेशानी हो जाती है। झूठ बोलने के लिए नहीं कहा है, आंकड़े बताने के लिए कहा है, काम की बात करने के लिए। झूठ बोलने से क्या होगा? दूसरी बात कि बार बार कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार और योगी सरकार धर्म के ऊपर ले आती है डिबेट। भैया, यही कांग्रेस पार्टी के नेता हिंदुत्व को आईएस बोको हराम से जोड़ते हैं, हमने चालू किया था क्या? अखिलेश यादव जी जिस दिन सरदार पटेल की जयंती थी उस दिन जिन्ना का नाम लेते हैं, हमने कहा था कि जिन्ना का नाम लीजिए। आपके सांसद शफीकुर रहमान बर्क कहते हैं कि तालिबान से हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का उनका कंपैरिजन करते हैं, हमने कहा था कंपैरिजन करने को। और आपका एक पार्टी का नेता कहता है कि सपा की सरकार आएगी तो मुसलमानों के पेशाब से मैं चिराग जलवा दूंगा। हमने कहा था आपसे कि हिंदू मुसलमान करिए, हिंदू मुसलमान आप लोग चालू करते हैं। ये जो बार बार तुष्टीकरण की राजनीति और एक जो वोट परसेंटेज लेने का कोशिश करते हैं ना आप लोग एक धर्म के लोगों का, इस बार यही गलतफहमी आपकी दूर हो गई है, वो फेल हो चुका है। और कांग्रेस के साथी ये जान लीजिए, जिस प्रदेश में राजस्थान में इनकी सरकार है वहां के बेरोजगार ऐसी व्यवस्था उत्तर प्रदेश में आप कभी नहीं दे पाएंगे। आप स्वीकार कर लीजिए, छत्तीसगढ़ और राजस्थान जैसी व्यवस्था आप कभी नहीं दे पाएंगे। इस लायक तो आप है नहीं कि आप बोल पाए। युवा नौकरी मांगे तो आप लाठी चलाएंगे। आप देखिए कि राजस्थान के बेरोजगार युवा आकर कांग्रेस बेरोजगार युवा लगातार बात करते हैं, वहां उनसे बात नहीं करती है। आप तो विपक्ष के रूप में भी वहां फेल है, जो उनसे बात भी नहीं कर पाते हैं। गौरव मैसूरी जी, आपकी आवाज हो जाएगी परमानेंट, जो आप नहीं बोल पाएंगे, आपकी आवाज खत्म है। मैं आपको बताता हूँ ये बौखलाहट क्या इशारा कर रही है। नहीं ठीक है, बौखलाहट तो यहाँ इशारा ये कर रही है कि भाई सबकी सरकार बन रही है, 9 तारीख तक तो सब बनाएंगे, कुलभूषण जी आप भी बनाएंगे। ठीक है, अभिषेक राय जी जवाब दीजिए। देखिए ना, ये अभी झूठ का जो पुलिंदा इन्होंने बांधा, ये कहते ना यही इनकी कहते हैं चाल और चरित्र है। सारी दुनिया को पता है, गूगल पे सर्च कर लीजिए कि सरकार में कितना रेट रहा है बिजली का, बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। मैंने पूछा ना, 5 संयंत्र गिना पाएंगे जो इन्होंने नहीं लगाए। इनके मुख्यमंत्री को तो 4.5 साल खुले मंच से मानने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चैलेंज करते रहे कि 3x6 सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट बोल दे। जब उन्हें बोलना ही नहीं आता तो बनवाने की बात कहां करेंगे? हमने तो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बता दिया कि हमने कितने बिजली संयंत्र बनाए। इनके कितने प्रवक्ता, गौरव जी से जितने भी इनके मित्र होंगे, उन्होंने ये बात एडमिट करी और कितने डिबेट्स में करी है कि आपके समय के जो वो रहे हैं उसको हमने आगे बढ़ाया। वो ये कहते थे, उन्होंने कभी इस तरह का आरोप नहीं लगाया और ये झूठे आंकड़े पेश करने बैठ गए। कभी आप लोगों ने महामारी में कभी काम किया? आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नहीं निकले। आप लोग किसान हितैषी नहीं है, आप लोग कभी नहीं निकले। मेरी बात, ऐसी महामारी में लास्ट में आप लोग 2-3 दिन 4 दिन दिखे हैं, बाकी नहीं दिखे। तो कोई भी दूध का धुला नहीं है। जितने भी पार्टी के लोग हैं, सब लोग कोविड जब था तब सब लोग कहां गए थे? देवेंद्र जी, आप कितने धुले हुए हैं साफ दिखाई दे रहा है। आवाज आ रही है।
आप अगर धुले नहीं, मैं धुले की बात नहीं कर रहा हूँ। कोविड समय हमने किसानों पे क्या काम किया वो देखिए आयुष जी, आप। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी बिल्कुल, अभिषेक जी अपनी बात रखिए। देखिए देवेंद्र जी जब सवाल पूछ रहे हैं तो वो बिल्कुल किस बात देखिए, का उनकी मैं बात बताना है। चाहता हूं, ये सरकार 2014 में महंगाई को डायन कहती थी। आज महंगाई का स्तर कहां है? जब इनको 17 में सरकार मिली। चलिए अभिषेक जी, मुझे लग रहा है कुछ तकनीकी समस्या आपकी आवाज में उस तक नहीं आ रही है। रोहित जी, क्या रोहित जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से झूठ का पुलिंदा है। इनसे जब पूछो मुद्दों की बात, तो ये मुद्दों की बात करते नहीं है। ये किस पे आ जाते हैं? उज्ज्वला योजना, शौचालय। अरे भैया, अरे क्यों नहीं बोलेंगे भैया? आपको ये सब ये योजनाएं दी है तो उस पर बोलेंगे ना। जब योजनाएं दी है तो उस पर बोलेंगे उज्ज्वला ना। योजना पे बोल के दिखाइए। उज्ज्वला योजना कितने सिलेंडर रिफिल हो रहे हैं? बोल नहीं पाएंगे गौरव जी। सरकार बनाओगे उत्तर प्रदेश में, जो योजना योजनाएं दी है केंद्र तो सरकार की। बोलेंगे ही बोलेंगे। नहीं, सरकार बनाओगे उत्तर प्रदेश में, योजना दिखाओगे केंद्र सरकार की। खाली सिलेंडर पे बोलो ना। सिलेंडर भरे नहीं हुए, उससे कौन पे जवाब देगा? जो हमने जवाब काम किया देगा? उसी भी बोलेंगे। तुमने तो अपने घर के सिलेंडर भरवा लिए फ्री में, भ्रष्टाचार के पैसे से बटोर के तुमने तो अपने घर के सिलेंडर भरवा लिए। गरीब अपने सिलेंडर कहां से भरवाए? अखिलेश यादव एक प्राइमरी टीचर के बेटे बिना भ्रष्टाचार 2014 से पहले 400 रुपए का सिलेंडर डायन लग रहा था, और 2014 के बाद 900 रुपए का सिलेंडर बहुत महबूबा लग रहा है? उस पे जवाब दो। 1000 रुपए का 938। उस पे जवाब नहीं दे पाओगे। उज्ज्वला योजना पे बोलेंगे, केंद्र सरकार की योजना पे ये बोलेंगे। उत्तर प्रदेश में क्या किया है? मुख्यमंत्री बनाओगे उत्तर प्रदेश में, योजना लेके आओगे प्रधानमंत्री की। क्यों यहाँ नहीं पे भैया? बताओ ना उत्तर क्या प्रदेश की किया है? योजना और प्रधानमंत्री के बताओ उत्तर कार्यालय प्रदेश से की जो योजना। आ रही अरे गौरव जी, उत्तर प्रदेश की 5 योजना बताओ। भाई बोलने समय चाहिए। 5 मिस्टर गौरव महेश्वरी, 5 योजना बताइए उत्तर प्रदेश की। 5 योजना बताइए। बहुत काम किया है ना। अरे प्रदेश सरकार की 5 योजना बताओ। मैं आपको 5 क्या ऐसी योजनाएं बताऊंगा जो उत्तर प्रदेश में आप कभी ना देख नहीं, कभी बनी नहीं योजना है, वो बताएंगे आप। धरातल में हो ही ना। ऐसी योजना बताएंगे वो कहीं है ही नहीं जमीन। जो चांद पे जाके। अच्छा, ये बड़ा अच्छा तरीका है कि आप अपनी 5 योजनाएं बता दीजिए। अरे भैया, सरकार तुम्हारी 5 साल से, तुम अपनी 5 योजनाएं बताओ ना। अच्छा, तुम पहले इतना बता दीजिए, 300 यूनिट बिजली फ्री दोगे, उसमें कितने रुपए का लोड पड़ेगा उत्तर प्रदेश की सरकार के ऊपर? वो पैसा कहां से? मैं जवाब दूंगा इसका। ये सब ज्ञान चलिए अभिषेक जी से मैं जवाब लेता हूं पहले। सारे अभिषेक जवाब हमारे पास है। अपनी 5 योजनाएं बताओ। 5 योजनाएं भागो मत, भागो मत। 5 योजना सरकार। पहले 5 आप बता दो ना गौरव जी। पहले 5 योजना। मेरे पास स्लाइड नहीं है आपकी। अभी तुम्हें लोड वोट सब बताइए। पहले 5 योजना बताओ। अरे उत्तर प्रदेश सरकार की 5 योजना बताओ। लोड वोट सब बताइए। किसानों पे क्या करेंगे आप लोग? लोड भी करेंगे, लोड भी करेंगे। खर्चा होगा और कहां से लाओगे ये बता दो। हाँ, अरे अभी बताएंगे। उसके लिए भ्रष्टाचार बंद करोगे पहले तभी बताओ समझ ना। आएगा ना कहां से पहले बताओ कहां ना से कहां से दोगे। लाओगे। अभी पहले जहां बताओ से कहां से बिजली का लाओगे। बिल अभी हाफ किया है ना, पहले कहां से वहां से लाओगे ये लेके बताओ। आएंगे। पहले जहां से बताइए कहां चुनाव से में पूरा हाथ करोगे। देखते हुए बिजली का बिल हाफ कितना किया है, कितना वहां रुपए से लेके खर्चा होगा, आएंगे। कहां से लाओगे वो पैसा? वहां से लेके आएंगे। चलिए ठीक है, डॉक्टर अभिषेक राय जी भी ठीक है। देखिए उनका संपर्क टूट गया था भाई। अभिषेक राय जी की बात आ जाए। ठीक है, 1 सेकंड रोहित जी। अभिषेक राय जी। आयुष भाई, अभी मैंने सुना गौरव जी कहते नहीं, तो झूठ का पुलिंदा जितना बनाते हैं जनता बहुत अच्छे से समझ। जैसे 15 लाख को चुनावी जुमला बना दिया इन्होंने, जैसे महंगाई को भी ये जुमला ही बना के ले आए थे, क्योंकि वो डायन थी 2014 में, आज बुआ बन के बैठी है कहीं अगल बगल। उसके बारे में ये बात नहीं करेंगे। बेरोजगारों को ये लाठी से पिटवा रहे हैं, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, किसानों को ये गाड़ियों के तले रौंद रहे हैं, और ये उम्मीद करते हैं जनता इनको वोट कर दे। ये कैसी सरकार है साहब, कैसी सरकार है? हम 300 यूनिट बिजली कहां से देंगे? उसके पास, हमारे पास विजन है। कहते हैं ना, हमारे पास, हमने बनाए हैं संयंत्र। हम उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाएंगे, क्योंकि हमने बिजली घर बनाए, हम उससे बिजली जनरेट करेंगे। हम उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर करेंगे। हम पावर ट्रांसमिशन लाइन बिछाई है हमने, कैसे चोरियां रोकनी है हमें वो पता है। हम सारी चीजें जानते हैं। हमने कहा कि सिंचाई का बिल हम माफ कर देंगे, तो आपकी सरकार ने क्यों एनयू से पहले कहा कि हम 50% माफ करेंगे? 4.5 साल सो रहे थे, 4.5 साल सो रहे थे। अरे गौरव जी सुन लीजिए, अरे इतना ही मालूम है तो 90,000 करोड़ रुपए का घाटा क्यों दे दिया बिजली विभाग को? अरे सुन लो, पहले मेरी बात सुनो। झूठे आंकड़े मत दो, झूठे आंकड़े मत दो, झूठे आंकड़े मत दो। आप सुन लो, आपके पास एक आंकड़ा नहीं, आप उससे बोलोगे 1000 करोड़, 90,000 कुछ भी बोल दो। 90,000 करोड़ रुपए के घाटे में छोड़ के
90,000 करोड़ रुपए के घाटे पे। कोई नहीं, कोई आंकड़ा नहीं है, ये सही बात है, ये कोई झूठा आंकड़ा नहीं है, सही बात है। 90,000 करोड़ रुपए के घाटे का छोड़ के जाओ, अखिलेश यादव कमीशन खाए बिजली महंगी खरीदने में, महंगी बिजली खरीदने में कमीशन खाए हैं अखिलेश यादव। 90,000 करोड़ रुपए का घाटा है, सब बता रहे हैं, डकैत लोग हैं आप लोग। चलिए ठीक है कुलभूषण जी, चलिए कुलभूषण जी भी कुछ कहना चाह रहे थे, ठीक है अब आप लोग आरोप प्रत्यारोप से थोड़ा सा बाहर आ जाए, ठीक है कुलभूषण त्रिपाठी जी, कुलभूषण त्रिपाठी जी, ठीक है कुलभूषण जी एक मिनट, ठीक है महेश्वरी जी थोड़ा सा शांत हो जाए भाई, कुलभूषण जी को भी बोलने दें, ठीक है कुलभूषण जी आयुष जी कुलभूषण जी किस बात को लेकर आपत्ति थी? गौरव जी की बात पर आप कह रहे थे मुझे भी बोलना है, अपनी बात रखें। गौरव जी की बात पे यही आपत्ति थी। मैं फिर आयुष जी वही कहूंगा कि इनके सारे आंकड़े किताबी हैं। गांव की जो हालत है ना, कि बहुत प्यारा सा शेर लिखा था कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है मगर ये आंकड़े झूठे हैं, दावा किताबी है। तो गौरव श्रीवास्तव जी के सारे आंकड़े झूठ हैं। जहां भी ये वोट मांगने जा रहे हैं वहां गवाए जा रहे हैं। फौसलाहट आपकी ये बता रही है कि अब आप जा रहे हैं और सिर्फ लखनऊ से नहीं जा रहे, आप दिल्ली से भी आ रहे हैं। आपसे पूछा जाएगा तो आप लाठी चलाएंगे? युवा अगर रोजगार पे प्रश्न पूछेगा तो आप इलाहाबाद में और बिहार में लाठी चार्ज करा देंगे? टीवी डिबेट में पूछेंगे तो आप हमारे ऊपर बहस क्यों कराएंगे? आप बदतमीजी का आरोप लगा देंगे? प्रश्न के जवाब आपके पास नहीं है। जनता दौड़ा रही है। आपसे मैंने पहले भी कहा था कि उत्तर प्रदेश की सरकार की कोई योजना है नहीं जो आप बता पाए, और केंद्र की योजना की भी बात करेंगे तो उज्ज्वला योजना के बारे में जो आप बोल रहे थे, मैं आपको जानकारी दे दूं कि आपकी सरकारी साइट का आंकड़ा है कि हमारे यहाँ 8 करोड़ सिलेंडर बटे, जिसमें सिर्फ 1 करोड़ रिफिल हुए, और आज की तारीख में वो भी रिफिल नहीं हो रहे हैं क्योंकि सिलेंडर का रेट 940 रुपए चल रहा है इस उत्तर प्रदेश में। जो 950 रुपए 1000 रुपए का सिलेंडर भरवा पाए वही तो उज्ज्वला का सिलेंडर भरवा पाएगा। तो आपने तो सपने बहुत ऊंचे दिखा दिए, चाहे वो 15 लाख का हो, चाहे वो अच्छे दिनों का हो, चाहे काला धन खत्म करने का हो। किसान पूछता है आज 2000 का नोट आपकी अर्थव्यवस्था में कहां दिखाई देता है? प्रचलन में कहां पूरा होल्ड हो गया? आप तो बड़े बड़े दावे लेकर आए थे कि 2000 का नोट पूरे काला धन को खत्म कर देगा, पूरा 2000 का नोट काले धन में तब्दील हो गया है। तो गौरव महेश्वरी जी, जब आपके पास उत्तर नहीं है तो बौखलाहट स्वाभाविक है। अरे भैया आप बेरोजगारी पे बात मत करो, आपका कोई ऑप्शन नहीं है। आपकी फोटो और बुलडोज करने वाली ये सरकार जो भयभीत भ्रष्टाचार करती है, इतना ज्यादा भ्रष्टाचार आज हर कोई जानता है कि उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से आपने एकदम कांड भ्रष्टाचार फैला दिया है। बाबा जी की सरकार में नहीं है। आप चाहे नौकरी की बात हो तो आपके आंकड़े अलग अलग आते हैं। कोई बताएगा 4.5 लाख नौकरी दे दी, कोई 4.5 लाख, कोई 5 लाख दे दी। किसानों को भुगतान तो उसके अलग अलग आंकड़े। आरटीआई में मांगो तो आपके पास कोई आंकड़ा नहीं होता है। आप आंकड़ों से खेलते खेलते उलझ गए हैं और प्रथम एहसास कौन सी आरटीआई से जवाब मांगा, दिखाइए मेरे को। आरटीआई से जवाब मांगा गया कि भर्तियां आपके यहाँ कितनी हुई, आपके पास कोई विभागवार जानकारी नहीं है। अरे आरटीआई को भी लिक्विडेट करने का काम इन्होंने किया है। किसानों आरटीआई को भी लिक्विडेट करने का काम किया है। महिलाओं के लिए कोई काम नहीं है आपका। आप 5 योजनाएं आपसे पूछी थी रोहित जी ने, अभी तक आपके पास कोई उत्तर नहीं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कौन सी 5 योजनाएं चालू की। दरअसल कुछ किया ही नहीं है, सिर्फ आप बुलडोजर लेके टहलते रहे, सिलेक्टिव राजनीति करते रहे कि इसके ऊपर चढ़ा देना है। यहाँ सभी पार्टियां ये कह रही है किसान से लेकर के हर वर्ग, किसी की चिंता नहीं की गई, लेकिन आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि ये पार्टियां सिर्फ चुनावों में ऐसी बातें करती हैं? मौजूदा पार्टी ने फिर भी थोड़ा बेहतर किया, ये आपको क्यों लगा? क्योंकि यहाँ तो सभी पार्टियां बता रही सब परेशान है, किसान तो सबसे ज्यादा। देवेंद्र जी अंसारी को सरकारी दामाद बना के कांग्रेस पार्टी रखी थी, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उसके ऊपर बुलडोजर चला के दिखाया। ठीक है महेश्वर जी एक सेकंड। देवेंद्र जी सरकारी मेहमान बना के रखते हैं। देवेंद्र जी, किसानों की समस्याएं तो अभी भी हैं। नहीं, किसानों की समस्याएं बहुत हैं। बेसिक समस्या पे कोई पार्टी बात नहीं करती है। रात के टाइम लाइट दी जाती है जिससे पानी लगाने में किसानों को दिक्कत होती है। उनके पैर, तमाम लोगों को सांप या तमाम तरह के जहरीले वो काट लेते हैं जिसकी वजह से डेथ हो जाती है। लेकिन ये जो हमारे नेता हैं ये अलग उस स्तर पे नहीं जाते, हमारे ऊपर टिप्पणी करेंगे। गौशालाओं की क्या स्थिति रही, लगातार उसमें किसी भी नेता ने, गाय सबके लिए है, बीजेपी की या अन्य किसी पार्टी की नहीं है, गाय तो सबकी माता है, सबको उस पर ध्यान देना चाहिए। उसकी बात नहीं करेंगे। फसलों में नुकसान हो रहा है उसकी बात नहीं करेंगे।
सिर्फ ये लोग आपस में वो कहेंगे कि गुंडई चरम सीमा पर थी, कम हुई है, इससे कोई नकार नहीं सकता। और मैं झूठी बात हो तो आप तत्काल बताएं, गुंडई चरम सीमा पर थी, उसमें काफी कमी हुई है। आपके चैनल पे बैठ के कह रहे हैं, आपके चैनल पे बैठकर बुलडोजर से परेशान है। नहीं, जो अवैध बुलडोजर के सिलेक्टिव एक्शन से परेशान है गौरव जी। बुलडोजर आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी की पास आपने गंदे से बुलडोजर चढ़ाया, आपने बुलडोजर चढ़ाया। चलिए, अब आप लोग के आरोप प्रत्यारोप के बीच में आज चर्चा मुझे अब यही समाप्त करनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया आप लोगों का समय निकालने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो सवाल बहुत अहम है और सवाल इस बात का है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस बार किसान अगर एक बड़ा मुद्दा है तो इस बार किसान आखिर किस पार्टी के पक्ष में वोट करेगा, क्योंकि कवायद सभी पार्टियां लगातार कर रही हैं। आज सवाल तो बनता है। मेरे साथ फिलहाल इतना है।